नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। बारिश और बर्फबारी के बावजूद चारधाम यात्रियों के उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अभी तक 23 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो आज 7 जून को 75,104 श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि चारधाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, जिसके चलते अभी तक 23 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है और श्रद्धालुओं की यात्रा सरल, सुगम और बेहतर हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा हमारी बहुत अच्छी चल रही है और श्रद्धालु आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। 23 लाख के लगभग श्रद्धालुओं का आगमन अभी तक हो चुका है। एक अच्छा रिकॉर्ड बनेगा और इस वर्ष हमने यात्रा के लिए सभी प्रबंध, सभी कोऑर्डिनेशन पहले से ही व्यवस्थित किए हुए हैं, जिसके कारण से अच्छी यात्रा हो रही है। इस बार ऐतिहासिक यात्रा होगी। श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा है, उनकी यात्रा आसान हो, उनको किसी कोई परेशानी न हो, उसके लिए हम लगा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में शनिवार को सेरसी बड़ासू के पास क्रिस्टल एविएशन के एक हेलीकॉप्टर को सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर में 5 यात्री सवार थे और सभी सुरक्षित हैं। एडीजी कानून व्यवस्था डॉक्टर वी मुरुगेशन के अनुसार गुप्तकाशी में तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर को आपातकालीन लैंडिंग कराई गई थी। हालांकि रात बड़ी खबर यह रही कि सभी यात्री सुरक्षित थे। वहीं इस पूरे मामले पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव को निर्देशित किया गया है कि पूरे मामले को लेकर जल्द बैठक बुलाएं और मामले की गहनता से जांच करें। कल ही इसके लिए नागरिक उड्डयन के हमारे सचिव हैं, उनको कल मैंने निर्देश दिया है कि आप तत्काल जो है इसकी एक बैठक करके इसकी समीक्षा करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल पूरा होने पर जहां बीजेपी कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि 11 साल के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक काम देश में हुए हैं। रक्षा क्षेत्र में भी कई ऐतिहासिक काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से भारतीय सेना ने अंजाम दिया और आज भारत रक्षा क्षेत्र में भी स्वदेशी उपकरणों को बनाने में सफल रहा है, वे भी 11 सालों की उपलब्धियों में एक है। धारा 370 समाप्त करना, 3 तलाक को खत्म करना जैसी अनगिनत उपलब्धियां 11 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में हासिल हुई हैं। काम मोदी सरकार ने किए हैं। आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी आपने देखा होगा सैन्य शक्ति में, अभी ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से हमारी सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, चाइना द्वारा दिए गए जितने इक्विपमेंट्स थे पाकिस्तान को सारे फेल हो गए। हमारी S-400 ने उनके सारे ड्रोनों को मार गिराया और मात्र 3 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटने में ला दिया और वहां के डीजीएमओ को हमारे डीजीएमओ से बातचीत करनी पड़ी कि साहब सीज फायर करो। अगर 2 दिन युद्ध चलता तो पाकिस्तान समाप्त हो जाता। और आज हमारे देश के बनाए हुए हमारे वेपन्स उन्हें सिद्ध कर दिया। जो मेक इन इंडिया का नारा मोदी जी ने दिया था और आज वो साकार हो रहा है। और जहां पहले विदेशों से हथियार आयात करते थे, आज 70 से अधिक देशों को हथियार निर्यात करने का काम भारत कर रहा है। हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं। जहां विदेशों से पहले अन्न का आयात करते थे, आज 82 से अधिक देशों को 101 अरब 40 करोड़ की पूर्ति करने के बाद उनको भी अन्न का निर्यात हम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, विश्व के पटल पर भारत एक शक्ति बनकर उभरा है। पूरे विश्व के अंदर कोई घटना घटती है तो पूरा विश्व भारत की ओर देखता है कि
भारत का क्या रुख है उसके बाद फैसले लेता है। और वहीं धारा 370 35 से तो समाप्त करना, 3 तलाक, कई ऐतिहासिक फैसले। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार 2 फेज में जातीय जनगणना कराने जा रही है, जहां पहले फेज की शुरुआत 4 पहाड़ी राज्यों से होगी, जिसमें उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस नोट के अनुसार जातीय जनगणना का पहला फेज 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। इसको लेकर उत्तराखंड प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि जातीय जनगणना कांग्रेस का एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय अधिवेशन में अपना न्याय पत्र प्रस्ताव पारित किया था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जातीय जनगणना था। कांग्रेस ने ऐलान किया कि अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराती है तो पूरे देश में कांग्रेस में आंदोलन करेगी और सरकार कांग्रेस की मांग के आगे झुकी और जिन 4 राज्यों में जातीय जनगणना की शुरुआत होगी उसमें उत्तराखंड भी शामिल है। देखिए, जातीय जनगणना कांग्रेस का एक बड़ा मुद्दा था और कांग्रेस ने अपने अहमदाबाद राष्ट्रीय अधिवेशन में जो न्याय पथ एक अपना प्रस्ताव पारित किया था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा था वो जातीय जनगणना का था। कांग्रेस ने ऐलान किया था कि अगर केंद्र की सरकार जातीय जनगणना नहीं करवाएगी, पूरे देश में कांग्रेस आंदोलन करेगी। हमें खुशी है सरकार कांग्रेस की मांग के आगे झुकी और अंतोगत्वा जातीय जनगणना का फैसला हुआ। जातीय जनगणना अब शुरू हो रही है पूरे देश में और जो जिन 4 राज्यों में शुरुआत होगी उसमें उत्तराखंड भी पहला राज्य है। मैं समझता हूं कि जातीय जनगणना होने से पूरे देश के अंदर जो अलग अलग पूरे जातीय समूह हैं, उनमें जो वंचित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, अलग अलग रूप से जो पिछड़े हुए हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनको न्याय नहीं मिल पाया इतने लंबे समय तक, जब जातीय जनगणना हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और उनको हर तरह का न्याय। प्रदेश में चुनाव के समय मलिन बस्ती तमाम राजनीतिक दलों का एक बड़ा मुद्दा जरूर होता है। एक बार फिर प्रदेश में मलिन बस्तियों को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि देहरादून में सबसे पुरानी मलिन बस्ती 50 साल पहले की है और रिस्पना हो या बिंदाल नदी, इन सबके किनारे जो बस्तियां बसी हुई हैं, उनके लिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जब वो बस्तियां बस रही थी तब आपने बसने दी। आज जब उनके मकान बन गए, जब उनके यहाँ बिजली, पानी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सीवर लाइन और सड़कें हैं, वहाँ पर विधायक पार्षद हैं, वहाँ बीजेपी वोट ले रही है। आज 40% आबादी देहरादून की इन्हीं मलिन बस्तियों में है और आप इन बस्तियों को उजाड़ने की बात कह रहे हैं। कम से कम पहले उनके पुनर्वास की बात की जाए। अगर आपको एलिवेटेड रोड के लिए घर हटाने हैं तो पहले पुनर्वास नीति लाएं। कांग्रेस पार्टी के रहते बस्तियां उजाड़ेंगे नहीं। काम सरकारों का है, ये काम सिंचाई विभाग का है। ये काम आज आपको मालूम है देहरादून में सबसे पुरानी मलिन बस्ती कौन सी है? 50 साल पुरानी मलिन बस्ती है। 50 साल पुरानी गांधी ग्राम जाइए, भगत सिंह कॉलोनी जाइए, आप तमाम कॉलोनियों में जो रिस्पना किनारे और बिंदाल किनारे बस्तियां बसी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई जब बस रही थी तब आपने बसने दी। आज जब उनके मकान बन गए, जब उनके यहाँ बिजली है, पानी है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सारा सीवर लाइन है, सड़कें हैं, विधायक वहां पर हैं, वहां पर पार्षद हैं, वोट ले रही है बीजेपी उनका। सवाल बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, सवाल ये है कि आज इतने बड़े पैमाने पर 40% आबादी देहरादून की मलिन बस्तियों में है और आप उन मलिन बस्तियों को उजाड़ने की बात कर रहे हो। आप उनके पुनर्वास की बात तो करो पहले। अगर आपको 2500, 3000, 4000 घर एलिवेटेड रोड के लिए अगर आपको हटाने हैं तो आप पहले पुनर्वास की नीति लाइए और पुनर्वास की नीति लाने के बाद उनको उनका घर बसाइए, उसके बाद आप उजाड़ने की बात करिए। कांग्रेस पार्टी के रहते तो बस्तियां उजड़ेगी नहीं। फोर्टिस एस्कॉर्ट्स ओखला रोड नई दिल्ली ने सेफ गेट मेडिकल सेंटर देहरादून में अपने विशेष आयोटो सेंटर और मल्टी स्पेशलिटी ओपीडी सेंटर का उद्घाटन किया है। यह पहल उत्तराखंड के लोगों को दिल्ली के अग्रणी सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सेवाएं उनके शहर में ही उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मौजूद रहे। इसने विस्तार के माध्यम से
फोर्टिस स्कॉट्स का उद्देश्य जटिल हृदय और कैंसर रोगों के लिए विशेषज्ञ सर्जरी से जुड़ी परामर्श, पूर्व ऑपरेटिव देखभाल अब देहरादून में भी उपलब्ध कराना है, ताकि मरीजों को प्रारंभिक जांच और परामर्श के लिए दिल्ली और जैसी दूर की यात्रा न करनी पड़े। ये सुविधा न सिर्फ समय और संसाधनों की बचत करेगी, बल्कि उत्तराखंड के निवासियों और विश्वस्तरीय चिकित्सा सेवा उनके अपने शहर में उपलब्ध कराएगी। अब पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज अगले साल हम शुरू कर रहे हैं और रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज अगले साल शुरू कर रहे हैं। बाकी 5 मेडिकल कॉलेज हमारे राज्य में शुरू हो गए, 4 प्राइवेट कॉलेज भी शुरू हुए हैं। हमारे राज्य में पर डे जो है लगभग 42,000 मरीज हमारे हॉस्पिटलों में आते हैं और 42,000 मरीजों का हम पर डे जो है निःशुल्क इलाज करते हैं। पूरे देश में आयुष्मान 100% अगर किसी प्रदेश में है तो उत्तराखंड राज्य में है। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि फोर्टिस ग्रुप भी अब यहाँ पे ओपीडी सेंटर अपना शुरू कर रहा है और मुझे आशा और विश्वास है कि फोर्टिस ग्रुप पूरे देश में कार्डियो के लिए बहुत एक्सपर्ट उनका हॉस्पिटल है, कैंसर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जो हमारे 2 बड़ी चैलेंज थे वो अब फोर्टिस ग्रुप आने के बाद मुझे लगता है कि जो मरीज हमारे क्रिटिकल मरीज दिल्ली जाते थे उनका इलाज अब यहाँ पे सुगमता से हो जाएगा और इस इलाज के लिए भी हमने आयुष्मान में कवर कर रखा है। तो कोई भी मरीज अगर आपके यहाँ भी जाएगा तो आयुष्मान से उसका इलाज भी हो सकता है। तो मुझे आज मैं इसी परिप्रेक्ष्य में आज उनके सेंटर यहाँ उद्घाटन कार्यक्रम में आया हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि अब उत्तराखंड के जो कार्डियो के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं, जिनको कि दिल्ली जाना पड़ता था, अब उनका इलाज देहरादून में हो जाएगा। मैं सबसे पहले तो ये बात बताना चाहता हूँ सभी लोगों को कि आजकल लोगों को लगता है कि कैंसर एक डेथ सेंटेंस है। ऐसा नहीं है। कैंसर का इलाज बहुत आगे बढ़ चुका है। कैंसर अब 100% क्योरेबल बीमारी हो चुकी है अगर सही समय पे उसका चेकअप हो। इसी चेकअप के लिए हम लोग दिल्ली में एवरी सैटरडे आएंगे। दिल्ली से देहरादून हर सैटरडे को आएंगे, शनिवार को आएंगे और यहाँ पे ओपीडीज करेंगे, ताकि मरीज़ों को जो आने की जो झंझट है वो ना हो। और इतनी दूर रेगुलरली आना जाना पड़ रहा है क्योंकि इतने कैंसर के मरीज़ हम इलाज करते हैं देहरादून से कि उनको हर एक 3-3 महीने में बुलाना बहुत ही कठिन और बहुत ही मुश्किल है कैंसर के मरीज़ों को। तो पहली चीज़ तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि कैंसर क्योरेबल है। कैंसर का इलाज बहुत आगे जा चुका है। कैंसर में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स हैं जिससे हम इन पेशेंट्स को क्योर कर रहे हैं। और चौथी चीज़ कि हम यहाँ पे इसीलिए आ रहे हैं ताकि पेशेंट, उत्तराखंड के पेशेंट्स को इतनी दूर जाके अपना फॉलोअप और इलाज ना कराना पड़े। ज़िंदगी में मेरी सलाह यही है कि सबसे पहले थोड़े स्लो हो जाइए। जो तेज़ गति से भागने की कोशिश कर रहे हैं उसमें एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, ज़िंदगी में भी एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं। और कुछ चीज़ें जो हैं जिससे हम अपने शरीर को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसमें कि धूम्रपान है, शराब है और आजकल मोबाइल की बीमारी है। सोएंगे नहीं, गलत वक्त पे सोएंगे, खाने में बदपरहेजी करेंगे और नींद पूरी नहीं आएगी, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो ये भी एक बीमारियों के जो है ना, ये मुख्य कारण यही है। यदि व्यक्ति इन सारी चीज़ों से निजात पाले, रेगुलर एक्सरसाइज करे, ठीक वक्त पर सोए, उचित खाना खाए, शराब, तंबाकू और मोबाइल से दूरी बना कर रखे, तो उसकी ज़िंदगी निश्चित तौर पर 20 से 30% बढ़ जाएगी। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि विगत कुछ दिनों से सिंचाई विभाग, उत्तराखंड जल विद्युत निगम और उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन में वाटर टैक्स मामले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, जिसको लेकर सभी विभाग एक दूसरे की आरसी काटकर अपना पल्ला झाड़ने चाह रही हैं। नेगी ने कहा कि जल विद्युत निगम सिंचाई विभाग के पानी का इस्तेमाल कर विद्युत उत्पादन करता है, इसका टैक्स जल विद्युत निगम को सिंचाई विभाग को देना होता है, लेकिन लगभग 548 करोड़ रुपए वाटर टैक्स का कई वर्षों से जल विद्युत निगम पर बकाया चल रहा है, जिसके चलते जल विद्युत निगम की आरसी सिंचाई विभाग द्वारा काटी गई है। आरसी कटने से नाराज जल विद्युत निगम अपनी नाकामी का ठीकरा यूपीसीएल पर मढ़ रहा है। यूपीसीएल से जल विद्युत निगम पैसा वसूल करने में नाकाम रहा
रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि गौर करने वाली बात यह है कि प्रत्यक्ष रूप से जल विद्युत निगम की सिंचाई विभाग के पानी का इस्तेमाल कर विद्युत उत्पादन करता है। ऐसे में जिम्मेदारी भी जल विद्युत निगम की ही बनती है। सिंचाई विभाग द्वारा जो वाटर टैक्स वसूलना है उसको लेकर के सिंचाई विभाग यूजेबीएनएल और यूपीसीएल में तनातनी हो रखी है और इससे क्या है कि प्रदेश का कहीं ना कहीं विकास भी अवरुद्ध हो रहा है। हमारा इसमें कहना यह है कि सिंचाई विभाग अपने पानी पर जो जल विद्युत उत्पादन होता है, जो विद्युत उत्पादन होता है, यूजेबीएनएल को देना होता है सिंचाई विभाग को और लगभग 580 करोड़ रुपए सिंचाई विभाग ने ये वाटर टैक्स यूजेबीएनएल से लेना है। इस मामले में यूजेबीएनएल की आरसी काटी गई है। अब यूजेबीएनएल की जब आरसी कटी तो यूजेबीएनएल तिल मिला करके अब दोबारा यूपीसीएल की आरसी काटेंगे फिलहाल में, यानी कि एक दूसरे पर गेंद जो है उनके पाले में डालने का काम करे, अपना पल्ला झाड़ने का काम करे। अब यूजेबीएनएल का कहना यह है कि हमारी आरसी काटी गई है, हमने पैसा यूपीसीएल से लेना है लगभग 2800 करोड़ रुपए, वो सेस के रूप में हो, चाहे रॉयल्टी के रूप में हो, चाहे वाटर टैक्स के रूप में हो, तो इसमें 2800 करोड़ रुपए यूपीसीएल ने उसका देना है। अब ऐसे में उसकी आरसी कटती है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं प्रदेश में सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएंगी। इसमें मुख्य सचिव जो उत्तराखंड शासन है उनको हस्तक्षेप करना चाहिए। इस तरह से पूरे प्रदेश का विकास भी ठप हो रहा है, समय जाया हो रहा है और ऐसे में अगर ये आरसीओ का दौर चलता रहा, अगर ऐसे आरसी कटती रही तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये प्रदेश की जनता को झेलना पड़ेगा। तो हमारा इसमें मुख्य सचिव से यही आग्रह है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें जिससे इनमें समन्वय बना रहे और ये जो फजीहत हो रही है प्रदेश में लगातार। नैनीताल छावनी परिषद द्वारा कैंट क्षेत्र से होकर चिड़ियाघर तक नगर पालिका द्वारा संचालित जू शटल सेवा वाहनों पर कैंटोनमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड बेटरमेंट फीस वसूलने का निर्णय लिया है। छावनी परिषद में पत्रकार वार्ता के दौरान छावनी परिषद के सीईओ वरुण कुमार ने बताया कि नगर पालिका को छावनी की भूमि में टेंडर कराना अपराध की श्रेणी में आता है। पालिका को कोई अधिकार नहीं है वो छावनी की भूमि का व्यावसायिक उपयोग करे। उन्होंने कहा अगर नगर पालिका छावनी परिषद को शटल सेवा टेंडर का शुल्क का 1/3 हिस्सा नहीं देती है तो 10 जून से जू शटल वाहनों से शुल्क वसूल किया जाएगा। बोर्ड की बैठक होती है, उसमें निर्णय लिया गया कि हम यहाँ पे छावनी स्थायित्व एवं सुधार शुल्क लेंगे कि जो जू रोड की तरफ जाने वाली जू की तरफ जो जाने वाली रोड है वहाँ पे CSBF लेंगे और उसमें ये चाहते हैं कि हम इनको एग्जम्पशन दे दें तो एग्जम्पशन मिल जाएगा बशर्ते इसमें वो 1/3 पेमेंट कर दें, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो क्रिमिनल ऑफेंस है कि आप छावनी की भूमि पे आप टेंडर नहीं कर सकते हैं। जिस तरह छावनी है जो नगर पालिका के किसी क्षेत्र में टेंडर नहीं कर सकती है, उसी तरह से नगर पालिका भी छावनी के किसी भूमि पर टेंडर नहीं कर सकती है। और इसमें काफ़ी लोगों की अध्यक्षता में मध्यस्थता में SDM ADM की मध्यस्थता में मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका जो भी शेयर है वो दिया जाएगा। नगर पालिका को निर्देशित भी किया कि जितना भी शेयर लैंड का कैंट में फॉल कर रहा है आप कैंट बोर्ड को उतना पैसा जमा करें, बट कोई इसमें एक्शन नहीं हुआ। तो हमने इनको पहले 30 दिन का एक्सटेंशन दिया, 30 तारीख तक का, 30 मई तक का। फिर नगर पालिका के EOs और बाकी ऑफिशियल्स मिलने आए, इन्होंने 3 दिन का रिक्वेस्ट किया तो हमने स्टेशन कमांडर से रिक्वेस्ट करके 3 दिन का और समय लिया, तो इनको 3 तक का समय दिया गया था और ये फिर अब से वसूला जाना था। लेकिन तो 3 दिन बाद से मतलब 6 तक का इनको फिर से एग्जम्पशन दिया, तो हमने इनको 3 बार एग्जम्पशन दे रखा है। और आज फिर जब टोल चालू हुआ तो फिर आज नगर पालिका के चेयरमैन का कॉल आता है कि आप 2 दिन के लिए एग्जम्पशन प्रोवाइड कर दें, सैटरडे संडे। इसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक आपातकालीन बैठक कर इसका निर्णय जल्द से जल्द ले लेंगे। नहीं, शेयर नहीं देना तो एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा और उस केस में फिर हमें जो जितना समझ है उसमें ठेकेदार को है जो नगर पालिका पर केस। उत्तर प्रदेश के अमरोहा इलाके में रहने वाले 6 युवक ईद की नमाज अदा करने के बाद कार से रामनगर से कुछ दूरी स्थित गर्जिया मंदिर से पहले झूला पुल के समीप स्थित कोसी नदी किनारे नहा रहे थे। बताया जाता है कि नहाने के दौरान अचानक मोहम्मद अनस गहरे कुंड में जब जाने लगा तो उसने बचाने के लिए अपने दोस्तों को आवाज़ लगाई। इसके बाद मौजूदा सभी दोस्त उसे बचाने के लिए कोसी नदी में जाने लगे, लेकिन तब तक अनस गहरे कुंड में पानी के बहाव में जा चुका था।
मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अमरोहा में रहते हैं, वो शाहविलायत पर रहता था, मैं कांट रोड पर रहता हूँ। हम आए थे यहाँ रामनगर घूमने। अब ये हमारे साथ वाले ये नहाने के लिए चले गए। इनमें तो 2-3 लड़के नहाने थे, हम 6 जने थे। कहाँ पे आए थे? झूलापुर पे? झूलापुर पर। तो फिर वो नहाने चले गए, हम बाहर बैठे थे। अब वो उसका पैर फिसल कर जो है ना वो बहाव से पीछे को चला गया गहरे में। क्या नाम था उसका? उसका नाम अनस था, मोहम्मद अनस। तो वो वहाँ डूब गया है। अब हमने बचाने की कोशिश की, मैं भी डूबने से बचा हूँ, साथ वाले भी हम सब डूबने से बचे हैं। और फिर लेकिन वो डूब गया, बचा नहीं पाया कोई उसे। फिर हमने तराइयों से मदद की, वहाँ तराइयों ने मदद करी, तो उन्होंने उसे ढूंढने में 10 मिनट लग गए थे। उसे ढूंढने में 10 मिनट लगे। फिर उसके रामनगर में अब अपराधियों के अंदर पुलिस का खौफ समाप्त होता जा रहा है। रामनगर क्षेत्र के साथ ही विभिन्न ग्रामीण इलाकों में लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में अपराधी पूरी तरह सक्रिय हो रहे हैं, तो वहीं अपराधी पुलिस को भी खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। तो वहीं देखा जाए तो लगातार घट रही आपराधिक घटनाओं से अब लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। ऐसा ही मामला शनिवार की देर शाम को रामनगर गैस गोदाम रोड के समीप देखने को मिला है, जहां एक बार बाइक सवार युवक को करीब 6 बाइकों से 17 से 18 अज्ञात लोगों ने घेर कर उस पर गोली चला दी, जिसमें यह युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया। तो वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने भी अस्पताल पहुंचकर घायल से जानकारी जुटानी शुरू कर दी थी। देखिए, लगभग 6-6:15 बजे के करीब एक युवक जो कि ऊट पड़ाव में किसी दुकान से सामान ले रहा था, वो सामान लेते हुए उसने देखा कि 4-5 बाइकों में अज्ञात सवार उसके पास रुके और उन सवारों द्वारा उसको कुछ बताया गया और उसके बाद उसका फ़ोन छीन लिया गया और उसके कंधे पे गोली मार दी गई। तो ये लड़का जो है बगल वाली दुकान में जाके इसने शय लिया और तभी आसपास के लोग वहाँ आ गए। उनको देखकर ये बाइक सवार वहाँ से भाग गए और जिसके दुकान में उन्होंने विजय छुपा था उसने उसको तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचाया और सूचना भी पुलिस को दी। हमारी टीमें सारी रवाना हो रखी हैं और जो भी सर्वेलेंस हो गया और सीसीटीवी हो गई उसको हम छान के इन अज्ञातों की। कलेर विधानसभा से कांग्रेस विधायक फुरकान विधायक ने अलग अलग गांव में करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों का एक के बाद एक उद्घाटन कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद ने कहा कि हमारा हर पल यही प्रयास है कि कलेर विधानसभा का चहुमुखी विकास हो और जिला हरिद्वार में कलेर विधानसभा विकास में नंबर 1 पर हो। इसी क्रम में बाजूहेड़ी से लेकर बेलड़ा गांव तक 75 लाख रुपए की लागत से सड़क बनेगी, जिसका निर्माण भी जल्द शुरू होगा। उद्घाटन तो अभी हमने रहमतपुर किया, मगरूमपुर किया, हलवाड़ी किया और जी माजरी किया, इमली खेड़ा में किया और बेलडा में किया और भी काफी गांवों में हमने जो हमारी राज्य योजना स्वीकृति उनके हमने उद्घाटन किए और लगभग जो माजरी में ये 33,27,000 की लागत से जो सोलपुर रोड से कोटक और नदी तक जो जिसका काम चल रहा है और भी हमने काफी करे। उसके बावजूद अभी हमने परसों हमारे 2 जी हो रहे हैं, एक बाजोड़ी से बेलडा की ओर लगभग 75 लाख की लागत से और एक हमारा जो ढंडेड़ी वाला रोड है, ढंडेड़ी रोड से ग्राम किलनपुर तक वो हमारा 56 लाख की लागत से वो भी स्वीकृत हुआ और बहुत जल्दी हमारी ओर स्वीकृति होने के लिए जा रही है, क्योंकि जिस जनता ने मुझे जिता कर भेजा हमारा फर्ज भी बनता है। हमारा टिहरी जनपद के भिलंग पट्टी स्थित सौड़ गांव में विराजमान हुरणेश्वर महादेव के मंदिर प्रांगण में भिलंग पट्टी के तमाम ग्रामीणों द्वारा महापुराणों का आयोजन किया गया। शनिवार को समापन के अवसर पर क्षेत्र की हजारों जनता के बीच पूर्णाहुति व कलश यात्रा निकाली गई, जिसके पश्चात भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। 7 समंदर पार अमेरिका के शिकागो से पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय महंत शांति प्रसाद नौटियाल ने बताया कि प्रवासी व अप्रवासी ग्रामीणों के सहयोग से इस दिव्य महापुराणों का आयोजन संभव हुआ है। भंडारे में जो है भगवान श्री हुरणेश्वर की अपार कृपा है, क्योंकि वो अन्नपूर्णा दाता है। उसने कहा कि ब्रह्मा को वेदे तो शिव को गणेश्वर, प्रणाम अत्वते हे राजा हुरणेश्वर। ऐसे भगवान हुरणेश्वर की अपार कृपा के द्वारा जो ये भंडारा चल रहा है, नितांत हर समय सुबह जो है 6 बजे से लेकर
और रात्रि पर्यंत तक जो है 24 घंटा भंडारा चल रहा है। भगवान भुवनेश्वर की कृपा से कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और ये सब जनता जनार्दन की कृपा से जो है हो रहा है। शिकागो अमेरिका से आया हूँ और यज्ञ समिति ने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पर आने के लिए चीफ गेस्ट के रूप में। और शिकागो अमेरिका में हमारा अपना शक्तिपीठ है और मैं उस शक्तिपीठ का पीठाधीश्वर महंत हूँ शांत प्रसाद आचार्य। और अध्यक्ष जी जो हैं बालकृष्ण उपाध्याय जी, उपाध्यक्ष जी और आपके महामंत्री चिंतामणि शास्त्री जी और आपके सचिव जी महावीर कंसवाल जी, ये सब मेरे बचपन के सखा। उत्तराखंड की खास खबरें फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।